रहा है हमारा, राइट। टॉपिक ये चल रहा है सीरीज एलसीआर। मतलब इस सर्किट में क्या था, इंडक्टर दैट इज सोलेनॉइड, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों साथ में कनेक्टेड थे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने एक ट्रायंगल बनाया था, फेजर जो डायग्राम था, यूजिंग द फेजर डायग्राम हमने एक ट्रायंगल बनाया था। ट्रायंगल में एक साइड ऐसा था EL माइनस EC, ट्रायंगल का जो दूसरा साइड है इट वाज इक्वल टू ER वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और जो थर्ड साइड था दैट वाज द टोटल वोल्टेज दैट इज E एंगल फाई थी। आपको ये ट्रायंगल याद होगा, कल हमने ड्रॉ किया था, ध्यान में रखो, इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। ये सारे वोल्टेजेस हैं अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ट्रायंगल है ना, अगर इसके तीनों साइड्स को आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, तब वो तीनों साइड्स को मैंने डिवाइड बाय 2 किया, तीनों साइड्स आधे आधे हो जाएंगे ना। तब वो तीनों साइड्स को मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, सेम नंबर से डिवाइड किया, तो तीनों साइड इक्वली रिड्यूस हो जाएंगे, तो एक सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। यू विल गेट वन सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन थोड़ा अलग साइज का बनेगा। तो सपोज इन तीनों साइड्स को मैंने I से डिवाइड कर दिया, I मतलब करंट, करंट से डिवाइड कर दिया, तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस ही बनेगा ना। तो ER को अगर आप I से डिवाइड करोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, इधर आया था XL माइनस XC, और ये साइड की लेंथ कितनी आई थी, Z आई थी। Z मैंने नाम दिया था, Z इज द ओवरऑल ऑपोजिशन गिवन बाय द सर्किट टू द करंट। Z ओवरऑल ऑपोजिशन है, टोटल ऑपोजिशन। Z का नाम याद है आप लोग को? इम्पीडेंस। और ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना, इट इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल है। ये जो दूसरा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, इसको आप बोल सकते हो कि ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट डिवाइडिंग द ईच साइड ऑफ द वोल्टेज ट्रायंगल बाय I लेटर, I से डिवाइड करने पे, I मतलब करंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, तो उसमें मुझे Z मिलेगा यूजिंग पाइथागोरस। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, Z इतना आएगा R स्क्वायर प्लस, ये था क्या, इसमें R जो है ना, R को रेजिस्टिव पार्ट बोल सकते हो, R इज अ रेजिस्टेंस। XL XC जो ये पार्ट है ना, इसको रिएक्टेंस पार्ट कहते हैं। दिस होल दिस कॉल्ड इज रिएक्टेंस पार्ट। आपको याद है XL और XC का नेम जो था वो रिएक्टेंस ही था, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये रिएक्टेंस पार्ट है, और ये जो R है ना, R मतलब रेजिस्टिव पार्ट, ठीक है। तो R रेजिस्टिव पार्ट है, और XL XC को बोलते हैं रिएक्टेंस पार्ट। और Z का नाम तो आपको मालूम है, इम्पीडेंस है। Z जो है ना, Z भी ओम्स में ही मेजर होता है। तो देखो Z की एक फॉर्मूला हमने एक कल बनाई थी, Z की जो दूसरी फॉर्मूला है जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है, that if you take total voltage divided by total current it will give you Z। अब टोटल वोल्टेज में अगर आप पीक वोल्टेज ले रहे हो, लेट्स से ये आपने यहाँ पे पीक वोल्टेज लिया है, पीक, तो करंट भी आप पीक ले लोगे, दोनों को डिवाइड करोगे। अगर आपने वोल्टेज में RMS लिया है, करंट भी RMS लेंगे। एक्चुअली में यही फॉर्मूला सही है। अब इस फॉर्मूला में अगर मैं √2 एडजस्ट कर लूं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो E0 बाय √2 ERMS बन जाएगा, और I0 बाय √2 IRMS बन जाएगा। These are the formulas to calculate the Z, that is impedance, ठीक है। और कल ये जो ट्रायंगल है वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, इन द वोल्टेज ट्रायंगल इफ आई अप्लाई पाइथागोरस, सबको E मिलेगा रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर, बराबर। देखो, हाँ आगे बढ़ता हूं मैं अभी। अब देखो ये जो आपने डायग्राम्स बनाया ना ट्रायंगल, इट दीज आर ड्रॉन विथ अजम्पशन दैट EL इज ग्रेटर देन EC। ये अजम्पशन लेके आपने ये ड्रॉ किए हैं कि EL इज ग्रेटर देन EC, उसके लिए। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि उल्टा भी हो सकता है, इज इट पॉसिबल दैट EC में भी ग्रेटर देन EL ना। अगर ऐसा हो गया तो ट्रायंगल सेम ही रहेंगे, ऐसा कुछ फर्क नहीं होगा, खाली इसका इन्वर्टेड इमेज हो जाएंगे, ट्रायंगल नीचे की तरफ आ जाएगा।
अगर उल्टा केस है ना तो याद रखो कि ये EL माइनस EC की जगह आप खाली EC माइनस EL लिख देंगे, ये वाला। मतलब दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि EL ही बड़ा होगा, EC भी हो सकता है। अगर EC माइनस EL होगा तो यहाँ पर भी पता है क्या आएगा, यहाँ पर भी XC माइनस XL आएगा यहाँ पर। सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि L माइनस C करना है। अगर C तुमको लगता है बड़ा है तो C माइनस L कर लो, समझा? तो ये है टोटल वोल्टेज की फॉर्मूला। सो आई होप हमने ये कल सब कुछ डिराइव किया है, ठीक है? यस्टरडे वी आर डन। तो आज मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। लेट्स गो अहेड। नाउ सी दिस ट्रायंगल अगेन। ये ट्रायंगल फिर से देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है? इस ट्रायंगल में ये जो फाई एंगल दिख रही है ना, ध्यान से देखो, ये फाई एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। फाई एंगल जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल। इसी नेम है इसका, फेज एंगल। लेकिन ये है क्या एक्चुअली? इट्स अ एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट। याद करो कल ये जो एफ आई एंगल थी ना, इट वाज अ एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड द टोटल करंट इन द LCR सर्किट। सो ये एंगल हमको ये बताती है कि वोल्टेज या जो करंट है वो कितना एंगल से लीड कर रहा है। सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री एग्जाम्पल, तो या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सपोज वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 30 डिग्री इन द फेज, ठीक है? वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, वो ये एंगल है। फाई एंगल काफी इंपॉर्टेंट होती है। फाई एंगल को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे cos फाई अप्लाई करूं, cos क्या होता है? cos इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल देखो प्लीज, इसमें अगर मैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज cos अप्लाई करूं तो क्या आएगा? एनीबॉडी? R by Z. इज इट R by Z? by Z. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा, बट एज टाइम पासेस आई विल टेल यू इट्स इंपॉर्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक, cos फाई निकालने की। फाई एंगल को तो मैंने आपको बताया, इसको फेज एंगल कहते हैं। तो फाई एंगल आपको कभी भी निकालना हो तो आप हम लोग यूजुअली इस फॉर्मूला से निकालते हैं। यूजुअली कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला, ठीक है? फाई एंगल निकलेगी इस फॉर्म। लेकिन ये जो फाई एंगल को तो फेज एंगल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये पूरा टर्म है ना cos फाई, सी दिस एंटायर टर्म cos फाई, cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। cos phi is also known as पावर फैक्टर। अभी पावर फैक्टर क्यों कहते हैं इसको, वो आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। मे बी आज के लेक्चर में या मैक्सिमम बाय टुमारो। सो अगले लेक्चर तक तो क्लियर हो जाएगा ये चीज। cos phi को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ये नोट कर लेना। क्यों बोलते हैं ऐसा वो बाद में देखेंगे। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको बोला कि पावर फैक्टर ऑफ दिस LCR सर्किट, पावर फैक्टर कैलकुलेट करो, तो आपको cos phi कैलकुलेट करना है, फाई नहीं, cos phi। R by Z, इट्स अ फॉर्मूला यूजिंग विच हम लोग यूजुअली फाई एंगल निकालते हैं। नोट कर लेना, ठीक है? क्लियर? ये ट्रायंगल्स भी अच्छे से बना लो, अगर नहीं बनाया तो बना लेना अच्छे से। क्लियर? या कंप्लीटेड, आई होप सो। ठीक है। सो दिस वाज, ये जो भी हमने किया ना अभी तक, वो सब सीरीज LCR सर्किट के अंदर आता है। एंड दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ सीरीज LCR। सीरीज LCR में यही टॉपिक है, ठीक है? 4-5 फॉर्मूलाज हैं। टोटल वोल्टेज की फॉर्मूला, इम्पीडेंस की फॉर्मूला, पावर फैक्टर की फॉर्मूला और फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम, वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल्स जो थे, बस ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखोगे ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली। इवन टफ लेवल के क्वेश्चन भी हो जाएंगे इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे, ठीक है? अब खाली मैं इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ ना। राइट नाउ वी डिस्कस सीरीज LCR सर्किट। लेकिन एक बात बता, अगर सीरीज LCR सर्किट में सपोज मैं इस कैपेसिटर को निकाल दूं, खाली मैंने L और R लगा दिया, LR सर्किट,
कैपेसिटर सपोज निकाल दिया, सिर्फ कौन कनेक्टेड है, इंडक्टर और रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो अभी आपको शायद ऐसा लगेगा कि सर फिर से हमें फॉर्मूला बनानी पड़ेगी सब, मतलब क्योंकि ये एलआर सर्किट हो गया ना, तो फॉर्मुलाज फिर से बनानी पड़ेंगी, इसकी न्यू फॉर्मुलाज होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, एलआर सर्किट में भी आप एलसीआर की सारी फॉर्मूला लगा सकते हो। खाली डिफरेंस ये आएगा कि जहां जहां आपको सी मिल रहा है, सी मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर वाले पार्ट को निकालना पड़ेगा ना। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर एलआर सर्किट है, लेट्स से वी आर हैविंग एलआर सर्किट, सबको याद है जेड की फॉर्मूला ये होती है, जेड इज गिवन बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। तो अगर कैपेसिटर है ही नहीं, कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड, तो ये एक्ससी रिमूव हो जाएगा। तो हाउ मच विल बी द इम्पीडेंस ऑफ सच सर्किट, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं फेजर डायग्राम बना के दिखाऊं एलआर सर्किट का फेजर डायग्राम, तो ये देखो यहाँ पे एल और आर है, मतलब इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर देयर, दोनों सीरीज में ही है। सीरीज में दोनों में करंट तो सेम रहेगा ना, सीरीज में करंट सेम रहता है, दिस विल बी करंट। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, देखो एलआर सर्किट में रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ये ऐसा होगा, वोल्टेज एंड द करंट विल बी इन द सेम फेज। अच्छा, इसमें एल भी लगा हुआ है, एल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर मतलब इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री, ये वोल्टेज होगा, ऐसा होगा। तो ये देखो इसमें ईसी नहीं आएगा, कैपेसिटर नहीं है ना, क्या लगता है, इट विल बी द टोटल वोल्टेज, क्योंकि आर और एल है सिर्फ, ये होगा फेज एंगल। इसमें ये जो मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाया यहाँ पे, इसको ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा, ट्रायंगल लॉ में ऐसा, देखते जाओ समझ में आता जाएगा, आई एम श्योर। अब सारे टर्म्स को आई से डिवाइड करूंगा, इफ आई डिवाइड एवरी टर्म बाय आई, करंट से डिवाइड करूं, तो ये हो जाएगा आर, दिस विल बिकम एक्सएल, और ये हो जाएगा जी। इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगी ना, समझा। तो अगर एलआर भी दिया ना, मतलब इसमें बताने का मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर निकाल दिया तो भी आप कर सकते हो, सिर्फ कैपेसिटर वाले सारे टर्म्स को रिमूव कर देना, यू विल बिकम आर एन एक्सएल। और एक बात, अगर सिमिलरली ऐसा दिया है, आरसी सर्किट दिया है, आरसी, तो एक्सएल वाला पार्ट निकल जाएगा, एक्ससी वाला पार्ट रह जाएगा इसमें, बराबर। लेकिन ये सारे एसी सर्किट्स हैं, दे आर एसी सर्किट्स, ये फॉर्मूलाज एसी सर्किट्स में लगानी है, डीसी में नहीं लगती है ये फॉर्मूलाज। वेरी क्लियर, आई थिंक ये समझ गया आप लोग को। दिस इज ऑल अबाउट एलसीआर सर्किट, ठीक है। सो नाउ यू आर हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ एलसीआर सर्किट। सो लास्ट में भी क्या करेंगे, लेट्स ट्राई सम न्यूमेरिकल्स ऑन एलसीआर सर्किट नाउ। मैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं किए, ठीक है। राइट ऑन फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लिखो, ठीक है, राइट ऑन न्यूमेरिकल in LCR circuit, in LCR circuit, L is equal to 100 millihenry. मैंने स्क्रीन पे भी लिखा है, L is equal to 100 millihenry, C is equal to 100 microfarads, स्क्रीन पर है देखो, L is this much, C is this much, and R is equal to 120 ohms, ये रेजिस्टेंस 120 ohms स्क्रीन पर है, ठीक है, कॉमा are connected to the AC source, are connected to the AC source of EMF, AC source of EMF, E is equal to 30 sin 100t, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, E is equal to 30 sin 100t, स्क्रीन पर है, वोल्ट्स, फुल स्टॉप। हाँ, आगे लिखो, find the impedance as well as RMS current in the circuit. Find the impedance
as well as RMS current in the circuit. Okay, उसके आगे लिखो, also calculate phase angle of the circuit. Also calculate phase angle of the circuit. क्वेश्चन लिखा सबने? Also calculate the phase angle of the circuit. तो तीन चीजें फाइंड करने को लिखी है मैंने, इम्पीडेंस, आरएमएस करंट और फेज एंगल. सर एक बार फास्ट में रिपीट करना प्लीज. A series LCR circuit consists of L is equal to 100 millihenry, C is equal to 100 microfarad, resistance equal to 120 ohms, connected with a AC source of EMF this much, जो screen पर है, EMF this one. Then find impedance, RMS current and the phase angle of the circuit. ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया है पूरा. 2 मिनट खुद सोचो कैसे, मतलब स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट आप थोड़ा सोचना शुरू करो कि पहला चीज जो इम्पीडेंस है वो कैसे निकालोगे. स्टार्ट थिंकिंग. यस, एनी आइडिया? सबसे पहले आप क्या करना शुरू करोगे इसमें? सबसे पहले क्या करूं? इम्पीडेंस निकालनी है ना. इम्पीडेंस की तो पहले आप फॉर्मूला याद करो. इम्पीडेंस की एक फॉर्मूला तो ये है कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, लेकिन करंट गिवन नहीं है, खाली वोल्टेज गिवन है, ये ईएमएफ, सो नहीं लगेगा. दूसरी फॉर्मूला है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर, याद है? तो यही फॉर्मूला से करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सएल और एक्ससी निकालना पड़ेगा. मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक एक्सएल की फॉर्मूला भी याद नहीं हुई होगी. ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं. एक्सएल की फॉर्मूला है, याद है, ओमेगा इंटू एल. स्क्रीन पर देखो, एक्सएल का नेम है इंडक्टिव रिएक्टेंस. जिनको नहीं याद है याद रखो, एक्सएल का नेम है इंडक्टिव रिएक्टेंस. अब ये है क्या चीज, याद है? एक्सएल, एक्सएल इज द ओवरऑल ऑपोजिशन गिवन बाय इंडक्टर. इंडक्टर जो ऑपोजिशन देता है दैट इज मेजर्ड बाय एक्सएल. एनीबॉडी टेल मी 100 ओमेगा कितना है? ओमेगा 100 है. हाँ 100 है सर. ये देखो यहां से पहलेगा ना, साइन ओमेगा टी होता है, साइन 100 टी गिवन है. एल जो है, एल इज 100 मिली हेनरी. 100 मिली हेनरी मतलब 100 इंटू 10⁻³ जो एल है, एल इज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द इंडक्टर, 100 मिली हेनरी. तो ये अब सॉल्व करो तो 10 आएगा, आई थिंक, राइट? Yes, sir. एक्सएल इज 10, एक्सएल 10 ohms है. अब हम लोग XC निकालेंगे. XC इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. XC का नेम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब यू कैन से द रिएक्शन व्हिच इज गिवन बाय कैपेसिटर. कैपेसिटर का दिया हुआ रिएक्शन आपको, मतलब इट्स अ ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर. इट्स गिवन बाय 1/ωc. याद रखो, इसमें 1/ωc होता है. ठीक है, ओमेगा फिर से 100 ही है इस सर्किट का. C जो है 100 माइक्रोफेराड से, मिली नहीं है, माइक्रो है, 10⁻⁶. सॉल्व करो. XC कितना आ रहा है? 100 ohms आ रहा है. यस, XC इज 100 ohm. सो एक बार बताओ, इज इट XC इज बिगर देन XL ना? XC ग्रेटर देन XL आ रहा है. सो ये सर्किट को मैं कैपेसिटिव सर्किट बोल सकता हूँ. दिस सर्किट विल बी लाइक अ कैपेसिटिव, है ना? कल बताया था ये चीजें. तो दिस सर्किट विल वर्क लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि XC बड़ा आ रहा है XL से, C बड़ा है ना, XC ज्यादा है, तो इट विल वर्क लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट. एनीबॉडी कैन टेल मी इसमें कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा कि वोल्टेज लीड करेगा? क्या लगता है इस सर्किट में? Current मुझे नहीं lead. पता, आप लोग. करंट. करंट लीड करेगा, क्योंकि ये जो सर्किट है वो कुछ कुछ कैपेसिटर की तरह काम करेगा. क्यों कैपेसिटर की तरह काम करेगा? क्योंकि इसमें
कैप एक्सी बड़ा है एक्सेल से, तो ये करंट लीड करेगा इसमें, ठीक है, करेक्ट है। बट हमें वो चीज फाइंड आउट ही नहीं करनी है, वी वांट टू फाइंड जी। जी मतलब इम्पीडेंस, इट्स रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। ये आर रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली गिवन है 120 ओम्स, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली गिवन है 120, एक्सी एक्सएल हमने निकाला 110, विल बी 100 माइनस 10 द होल स्क्वायर, ऐसा होता है। आई थिंक आप ये सॉल्व कर सकते हो, प्लीज ट्राई इट आउट एंड गेट मी द जी। जी निकालो इम्पीडेंस, सॉल्व ऑन योर ओन। Yeah, anybody? $150, right? 150. तो यस, इम्पीडेंस इज 150 ohms. क्लियर कैसे निकाला? ठीक है, इम्पीडेंस के बाद अभी हमको आगे बढ़ना है, वी वांट टू फाइंड आउट द आरएमएस करंट। ठीक है, आरएमएस करंट निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, देखो आप ऐसे कर सकते हो, ई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई आरएमएस। को पता चला ये क्या होगा, टोटल वोल्टेज जो है ना ई आरएमएस डिवाइडेड बाय टोटल करंट जो है आई आरएमएस, उसका आरएमएस वैल्यू क्या मिलेगा, इससे भी क्या मिलेगा, जी 150, दैट इज जी इम्पीडेंस। सो ई आरएमएस तो मुझे मालूम ही नहीं है, कोई बता सकता है ई आरएमएस कितना है? सर पर ई नॉट मालूम है ना। ये 30 जो है ना, 30 इज ई नॉट, जो 30 वोल्ट है ना, 30 वोल्ट ई नॉट है ना, दिस इज अ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। 30 इज अ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अगर तुमको पीक वैल्यू मालूम है तो इसको डिवाइड बाय रूट 2 करेंगे, 30 डिवाइड बाय रूट 2, ये आरएमएस हो गया, डिवाइड बाय आई आरएमएस इक्वल टू जेड, जेड इज 150। तो इससे देखो हमको आई आरएमएस मिल सकता है। On solving this, you'll get IRMS is equal to 30 divided by 150 into root 2. So I think it will be 1/5 into root 2. 1/5 आएगा ना 30 by 150. 1/5 की वैल्यू पता है कितनी होती है? How much is 1/5? 1/5 means 0.2. 0.2 divided by root 2 है। अब यहाँ के आगे आप लोग करो, 1/√2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, 0707। तो यहाँ पे 1/√2 की वैल्यू डाल दो 0.707। हाँ, उसमें से IRMS निकलेगा, इट विल बी लाइक 0.1414 RMS। प्लीज फिनिश इट एंड गेट द RMS। यस, ऋषिकेश चौहान, देविका अनिल कुमार, आकांक्षा जोजी, you are getting the right answers. 0.1414 amperes. Yes, Alina also correct. हाँ, अभी सब लोग मैसेज करेंगे, ठीक है, ताकि सर नाम ले। अभी बस करो मैसेज करना, ठीक है, बस बस बस। ये अच्छा है, आकांक्षा ने किया 0 पॉइंट, ये क्या है 0 पॉइंट, ठीक है, 0.1414 ना, अच्छा 1414 वो सेकंड मैसेज में भेज रही है, अच्छा गुड। एक मैसेज में लिखा 0 पॉइंट, दूसरे मैसेज में लिखा 141, ठीक है, लगता है पहले मैसेज में स्पेस कम पड़ गया, सिर्फ 0 पॉइंट लिख के भेजा, ठीक है। अच्छा, आरएमएस करंट मिल गया, आई एम श्योर। नेक्स्ट है हमारा फेज एंगल, फाई एंगल भी निकालना है। फाई इज अ एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट इन द फेजर डायग्राम।
ये फाई एंगल भी निकालना है हमको। एनी आइडिया? एक फॉर्मूला है cos फाई इक्वल टू r बाय z, याद है? ऐसा नहीं है कि cos फाई लगाना है, आप sin फाई भी लगा सकते हो, tan फाई भी लगा सकते हो, sin cos tan कुछ भी चलेगा, लेकिन cos फाई सबसे इजी होती है। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होती है स्टूडेंट्स को। वैसे भी ये मेरे सजेशन ये रहेगी कि इससे यूज करो। ये जो रेजिस्टेंस है वो 120 है और जो z है वो 150 आया था, याद है? तो देखो cos फाई विल बी r बाय z, पुट अप द वैल्यूज ऑफ r एंड z, 0 0 कैंसिल, 12 बाय 15 मतलब 4 by 5. Cos phi is 4 by 5. तो phi angle will be cos inverse of 4 by 5. इतना भी लिख के छोड़ दोगे चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग को ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि cos inverse of 4 by 5 कितना होता है। We can leave it as it is. Don't worry. ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर कोई स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अगर कोई स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको ये जो फाई एंगल है ना मालूम होना चाहिए, 37 डिग्री आएगी। एक्चुअली 37 डिग्री का आपको जेई के लिए खाली बोलो ना, जेई में इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ 37 डिग्री जो होता है, साइन 37 डिग्री इज 3 by 5, कॉस ऑफ 37 डिग्री इज 4 by 5। ये जेई के लिए यूजफुल है। तो cos 37 4 by 5 होता है, sin 37 जो है वो 3 by 5 होता है। अगर इन केस आपको सपोज ये मालूम है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जो ये फाई एंगल है ना वो 37 है, क्योंकि हमारे पास आ रहा है cos फाई इक्वल टू 4 by 5। दैट मींस फाई एंगल 37 डिग्री है एक्चुअली। ठीक है, क्लियर विद दिस क्वेश्चन? सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स ट्राई वन मोर न्यूमेरिकल, सेकंड वन। लिखो, सेकंड न्यूमेरिकल लिखो। शैल वी स्टार्ट? ठीक है, लिखो a coil carries the current of write down, a coil carries a current of 2 milliampere. A coil carry the current of 2 milliampere when connected to 6 volt DC supply. When connected to 6 volt DC supply. Full stop. If the same coil is now connected to the AC source, of frequency 50 hertz, 50 hertz, AC source of frequency 50 hertz and 6 volt RMS value, 6 volt RMS value लिखा। then current reduces to 1 milliampere. Then current reduces to 1 milliampere. Full stop. Find self-induction of the coil. Find self-induction of the coil. क्वेश्चन लिखा सबने? आई थिंक सबने लिख लिया, किसी कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? सर मेरा क्या वो बोल रहे हो?
व्हाट यू आर सेइंग? ठीक, लिसन केयरफुली, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें डीसी सप्लाई भी दिया हुआ है, फिर एसी भी दिया हुआ है, डीसी एसी दोनों है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज टिक दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट की तरह टिक करो, ठीक है? अब लुक एट द स्क्रीन, मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ, लुक एट इट। स्टूडेंट यहाँ पे कॉइल की बात की गई है, जैसे ही आपको कॉइल वर्ड आएगा ना, कॉइल आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, दिस इज अ कॉइल। यहाँ पर कॉइल मतलब इंडक्टर हो गया एक तरीके से, ये इंडक्टर है। इसको सबसे पहले डीसी के साथ कनेक्ट किया, डीसी, ये देखो, डीसी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, ये देखो। जब ऐसे कनेक्ट किया, इसमें जो करंट जा रहा है वो 2 मिली एम्पियर जा रहा है, ये देखो, ये गिवन है। चलो अभी देखो, इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ। टेल मी वन थिंग, ये जो कॉइल है, इसमें से हम लोग कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं, इट्स अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। करंट इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि ईएमएफ कांस्टेंट है। ये डीसी है ना, डीसी, डीसी मतलब कांस्टेंट होता है वो, तो क्योंकि ये ईएमएफ कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। आप में से मुझे कोई बताओ, इस इंडक्टर में, ये इंडक्टर है बेसिकली, इसमें बैक ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या लगता है आपको? बैक ईएमएफ व्हिच नहीं ऑपोजिट्स नहीं द बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। करंट कांस्टेंट है ना, करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स व्हिच आर प्रोड्यूस, देखो फ्लक्स ऐसे होंगे, ये फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेंगे, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा? करेक्ट है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो देयर विल बी नो ऑपोजिशन ड्यू टू बैक ईएमएफ। लेंजिस लॉ वाली जो ऑपोजिशन होती है, लेंजिस लॉ आएगा, इंड्यूस करंट बनेगा, वो सब नहीं होगा इसमें। लेकिन बताओ, हर कॉइल की अपनी रेजिस्टेंस तो होती है, एवरी कॉइल हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये प्योर इंडक्टर है, ऐसा नहीं लिखा है कि ये प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर मतलब उसका रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ पे प्योर इंडक्टर नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका रेजिस्टेंस होगा। तो देखो यहाँ पे, लुक एट द स्क्रीन केयरफुली, यहाँ पे देखो मैंने एक रेजिस्टेंस दिखाया है, ये अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। इस इंडक्टर की जो वायर है, वायर के मटेरियल की ये रेजिस्टेंस है, इधर कनेक्टेड है। तो ऐसे सर्किट के लिए पता है मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस वन, total EMF of this circuit divided by total current in this circuit will give you resistance. E by I will give you R, ये ओम्स लॉ है और कुछ नहीं है। V upon I is equal to R, वही है। EMF हम लोग 6 वोल्ट लेंगे, करंट लिखा हुआ है 2 मिली एम्पियर, 2 into 10 is to minus 3, 6 by 2 it is 3 into 10 is to plus 3, मतलब 3000 ohms, मतलब 3 किलो ohms। तो ये जो कॉइल लगी हुई है ना, इस कॉइल की रेजिस्टेंस इतनी है, 3000 ohms। वापस बता देता हूँ, ये अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, वायर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, यू कैन से 3000 ohms। समझ में आया यहां तक? ठीक, पहले आप ये नोट कर लो, फर्स्ट फिनिश दिस। ठीक है, तो यार जब भी डीसी गिवन होगा ना, डीसी, डीसी से आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। इसमें देखो, इवन दो ये इंडक्टर है, हमने एक्सेल नहीं लिया, एक्सेल, एक्सेल इज ओवरऑल ऑपोजिशन गिवन बाय द इंडक्टर। जब उसमें बैक ईएमएफ बनता है ना, उसको एक्सेल कहते हैं। यहाँ पर एक्सेल नहीं लिया है मैंने। ये कैसा लग रहा है? इज इट लुकिंग लाइक एलआर सर्किट ना, एलआर लिया है, लेकिन फिर भी एक्सेल नहीं है, क्योंकि एक्सेल तभी आएगा जब एसी सर्किट होगा, जब बैक ईएमएफ बनेगी। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, यही जो इंडक्टर है ना, सेम इंडक्टर, इसको 6 वोल्ट एसी के साथ कनेक्ट किया है, एक एसी सोर्स कनेक्ट किया है, ये ऐसे। मैंने यहीं पे चेंजेस कर लिया, आपको चाहिए तो आप फिर से डायग्राम बना लेना, मैंने यहीं पे कर दिया। 6 वोल्ट एसी है और फिर लिखा है करंट 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब थोड़ा सा जो आपने यहाँ पे एसी लगाया है, एसी, तो इज इट बिकमिंग लाइक अ सीरीज एलआर सर्किट? इज इट सीरीज Yes, एलआर? sir. यस, इट विल वर्क लाइक अ सीरीज एलआर सर्किट। तो इस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस सर्किट में हम लोग ऐसे करेंगे,
E अपॉन I अगर मैं करूं इस न्यू सर्किट का, मतलब जब AC कनेक्टेड है, when AC is connected, E अपॉन I करूं ये वाला, तो एनीबडी इससे मुझे क्या मिलेगा? तीन ऑप्शन देता हूं मैं, तीन ऑप्शन। E बाय R करके मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा, कि XL मिलेगा XL, कि Z मिलेगा Z। यस, कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया मुझे अभी। आपको क्या लगता है इस सर्किट में जो है, इस सर्किट की ओवरऑल ऑपोजिशन क्या होगी? ओवरऑल ऑपोजिशन होगी ओनली एक्सएल, ओनली आर, कि जेड होगी ना? जेड आएगा, जेड। यस, जेड आएगा। अगर आप टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट करेंगे, जेड मिलेगा। नाउ टेल मी हाउ मच इज दिस टोटल ईएमएफ? आई थिंक इट इज 6 वोल्ट। आरएमएस गिवन है, वही लेंगे। और ये जो करंट 1 मिली एम्पियर है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ मेंशन नहीं है मतलब ये आरएमएस ही होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो उसको आरएमएस ले सकते हैं। ये करंट 1 मिली एम्पियर जो है वो आरएमएस होगा। करंट 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर मतलब ऐसा। थोड़ा सॉल्व करो, ये 6000 ओम्स आ रहा है, इसलिए जी मिला ना, इम्पीडेंस। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज तो भूल गया आपको पूछना, इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? एनीबडी? सर सेल्फ इंडक्शन L. का सिंबल, सिंबल एल L. एल, एल निकालना है। देखो Z मिल गया, अब Z मिलने के बाद क्या होगा? वी गॉट द Z एज 6000। Z की फॉर्मूला ऐसे होगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। ये तभी होगा जब AC कनेक्टेड है, तब ये AC सर्किट बन गया। आर रेजिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, विच इज 3000 ओम। रेजिस्टेंस AC लगाओ या DC लगाओ, जो रेजिस्टेंस पार्ट है 3000 ओम वो तो वैसा ही रहेगा। रेजिस्टेंस AC में भी 3000 ओम ही रहेगी। ये मटेरियल की रेजिस्टेंस है, वायर की अपनी रेजिस्टेंस है ये। बराबर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक्सएल स्क्वायर आएगा 6000 स्क्वायर माइनस 3000 स्क्वायर, बराबर। इज इट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उससे कर सकते हैं इजीली। So it will be like 6000 minus 3000 into 6000 plus 3000। देख ले, समझ ले। हाँ, तो थोड़ा सा मैं रूट ले लेता हूँ इसका, एक्सेल का रूट ले लो। तो यहाँ पे देखो टोटल 6 जीरोस है, 6 जीरोस मतलब यहाँ पे 10:6 है। 10:6 का रूट लेंगे 10:3 आएगा। 9 का रूट ले लोगे तो भी 3 आएगा, और ये 3 का रूट लोगे तो ऐसा आएगा। इट विल बी 3√3 इंटू 10⁻3 ओम। एक्सेल जो है ना, एक्सेल का भी यूनिट ओम्स ही होता है। पहले आप यहां तक फिनिश कर लो, फर्स्ट यू फिनिश टिल दिस। प्लीज अंडरस्टैंड एंड डू। कोई ऐसे लिखने का मतलब नहीं है। कुछ भी चीज नहीं क्लियर हो रही है तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। है कुछ डाउट तो पूछो। सर वो 3000 वाला बताओ ना, सेकंड लास्ट। ये हाँ सर। ये स्टेप समझा, यहां तक समझा था क्या? ये स्टेप हाँ कैसा है सर वो इसमें से? सब। यहाँ पे उसकी फॉर्मूला लगाओ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला। मैथ्स में क्या सीखा है? व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ तो यहाँ पर ये जो 6000 है वो ए की जगह पे है, और 3000 जो है वो बी की जगह पे है। तो आपने बोला ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या फॉर्मूला है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या होगा? 6000 माइनस 3000 इंटू 6000 प्लस 3000, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही लगाया मैंने। 6000 minus 3000 will be this, 6000 plus 3000 will be this, 9000। हेलो सर। समझा हाँ सर। हाँ, बोलो क्या डाउट है नेक्स्ट? सर एसी सर्किट में कभी भी ERMS अपॉन IRMS दिखा तो उसका हमेशा आंसर Z होगा, इम्पीडेंस। हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे, ई पीक ले लोगे डिवाइड बाय करंट भी पीक ले लोगे तो भी जेड मिलेगा। ओके सर। या यहां तक हो गया सबका? ठीक है।
सो आई होप यहां तक फिनिश हो गया सबका। एक्सेल मिल गया, तो एक्सेल के बाद हमको क्या करना चाहिए, एनी आइडिया? एक्सेल हमको इतना मिला। यस, आकांक्षा ने करेक्ट बताया। एक्सेल को आप लिखेंगे ओमेगा इंटू एल इक्वल टू 3√3 किलो ओम्स, मतलब 10⁻³ ओम्स। ओमेगा, अभी ओमेगा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है आई थिंक 50 हर्ट्ज, याद है? 2 पाई का वैल्यू, चलो मैं ये डाल देता हूँ 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 है, 50। So ये देखो, this will be 50 into 2, 50 into 2 will become 100, बराबर? 50 into 2 will become 100। 100 जो है वो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये 314 हो जाएगा, 314L 3√3 into 10⁻3। So L हमको ये आएगा 3√3 डिवाइड बाय 314। अब एग्जाम में अगर ये आया ना, बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ रहा है, तो आपको ये कैलकुलेशन लॉग टेबल से सॉल्व करनी होगी। दिस वन, √3 का वैल्यू भी आपको मालूम है। दिस कैलकुलेशन नीड टू सॉल्व विथ अ लॉग टेबल, ठीक है? अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो बाय चांस अगर ये एमसीक्यू में आ गया, कहीं सीईटी में एमसीक्यू में आ गया, एमसीक्यू में तो हम लोग लॉग टेबल यूज नहीं करेंगे, जल्दी करना है। तो जल्दी से कैसे करना है वो भी देख लो। उसमें क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली काम करना होता है। ये जो 314 है ना, 314, इसको नियरली हम लोग क्या करेंगे, 333 के आसपास है ना ये 314, 333 ऑलमोस्ट, और ये 10⁻³ है ऊपर, मतलब 1000 है। या एनीबॉडी, ये 333 की टेबल 1000 पे कितनी बार लगेगी? ऑलमोस्ट 3 बार लगेगी ना? अप्रॉक्स 3। हाँ, तो लेकिन ये 314 था एक्चुअली में नीचे 314 है, तो एग्जैक्ट 3 टाइम तो नहीं लगेगी, 3.1 टाइम लग जाएगी, ऐसा ले लो अप्रॉक्स। तो 3 इंटू 3.1 इंटू √3, √3 के लिए ये होती है। सो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9.3 आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इनटू दिस वन। अब अगर मैं अंदाजे से करूं तो 9.3 है, 1.732 को आप 1.8 ले लो, बस इन दोनों को आप एग्जाम में मल्टीप्लाई कर लेना, इसके नियर बाय आंसर आ जाएगा। ये हेलो सर। हाँ, एमसीक्यू में सर से कर। जैसे 33314 को आपने 333 लिया, वैसे उसको 300 नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो, लेकिन देखो जितना हो सके आपको रियल आंसर के नियर ही रहना चाहिए ना। देखो मैंने 314 को मैं मानता हूँ, मैंने 33 लिया, उसका रीजन ये था क्योंकि 33 की टेबल 1000 पे लगती है, हाँ? 333 की टेबल 1000 पे लगती है, तुम 300 भी ले सकते हो। जब मैंने ऐसे लिया ना, तो उसके बाद देखो मैंने 33 की टेबल 1000 पे लगती है कितनी बार? 3 टाइम लगती है, लेकिन मैं 3.1 लिखा। आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, डोंट वरी। आप बोल रहे हो इसको 300 लेके फिर 33 कैंसिल कर देंगे, यही होगा ना आपका शायद? हाँ सर, वही सोच रहा था। कर सकते हो, उससे भी चलेगा। जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें आप देखना, ट्राई करना कि आपका जो आंसर है वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब 300 लिया आपने, ओके, मतलब आपने इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा कम कर दिया, तो न्यूमरेटर को भी थोड़ा कम कर देना फिर कहीं पे, तो बैलेंस रहता है। खाली डिनोमिनेटर को ही कम करते जाओगे तो गलत है वो। सपोज आपने देखा कि ये तो डिनोमिनेटर को मैंने रिड्यूस कर दिया, तो थोड़ा आगे चल के किसी स्टेप में न्यूमरेटर को भी रिड्यूस कर दो। मैंने देखो क्या किया, मैंने 314 को 333 कर दिया, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया, तो मैंने न्यूमरेटर को भी थोड़ा इंक्रीज किया। देखो 3 की जगह मैंने 3.1 ले लिया इधर। सो हाँ बैलेंसिंग सीखो, बैलेंसिंग लाइफ में बैलेंस काम आता है ना। तो कहीं कोई चीज ज्यादा कर दी तो कहीं कोई चीज को कम भी करना होता है, बैलेंसिंग होती है। तो डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो न्यूमरेटर भी थोड़ा बढ़ा दो, दैट इज बैलेंसिंग। ओके सर, थैंक यू। आपका मेथड भी करेक्ट है, डोंट वरी, ठीक है? चलो, इज इट क्लियर दिस क्वेश्चन? लिख लो जो जिनको जो लिखना है। एग्जाम में आया तो ये लॉग टेबल से ही सॉल्व करना है बोर्ड में, तो यहाँ पे मैं लॉग टेबल से तो नहीं करूंगा, आपको आती है लॉग टेबल यूज करना, राइट? वेरी क्लियर।
चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये एलसीआर पे तो नहीं है, कोई और टॉपिक पे रहेगा। वन मोर न्यूमेरिकल विल डू। कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बुक से दिखा देता हूँ, आई थिंक आप बुक से भी लिख पाओगे डायरेक्ट, राइट? स्टूडेंट ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्या क्लियरली, कि मुझे रीड करना पड़ेगा? दिख रहा है ये फर्स्ट? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, फर्स्ट, वो लिख लो प्लीज। सीधा मैंने बुक से दिखा रहा हूँ। राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ओके, रिटर्न। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा रहेगा? फाइंड द टाइम टेकन बाय द 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज का, टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेंगे, पहले तो मतलब समझ में आना चाहिए। देखो सपोज यहाँ पे मैंने करंट प्लॉट किया, तो यहाँ पर टाइम। पहले मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ। करंट सपोज ऐसा है, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल, इसको वन साइकिल कहते हैं। ऐसी 50 साइकिल आएंगी एक सेकंड में, 50 सच साइकिल्स विल कम इन वन, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 है, एक सेकंड में ये 50 साइकिल्स आ रही हैं। ठीक है, आपको मतलब है ये जो टाइम है ना, सी दिस इज अ टाइम फॉर वन साइकिल, ये जो टाइम है, इसे दिस इज अ टाइम टेकन फॉर वन साइकिल ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन या टाइम टेकन फॉर वन साइकिल, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको रिलेशन याद है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ना? टाइम पीरियड इज गिवन बाय 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 बाय टाइम पीरियड। उससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है। टाइम पीरियड मिलेगा, दिस टाइम इज अ टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल कमिंग इन वन सेकंड। ठीक है, अब देखो एक बात है, जब टाइम इक्वल टू जीरो है, व्हेन टाइम इज जीरो, तब करंट भी जीरो पे है। लेट्स अज्यूम लाइक दिस, करंट भी जीरो पे है जब टाइम जीरो पे है। अब यहाँ के बाद देखो करंट ऐसे बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा और जाके पीक पे पहुंचेगा। पीक है आई जीरो। लेकिन बात है जब भी करंट ऐसे बढ़ेगा फ्रॉम जीरो टू आई जीरो, बीच में वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा करंट, इस पॉइंट पर। सपोज इस पॉइंट पर जो करंट है ना, इस पॉइंट पर जो करंट है वो इतना है, आई जीरो बाय रूट टू है। इस पॉइंट पर करंट कितना है? आई जीरो डिवाइड बाय रूट टू है। इसलिए आई जीरो बाय रूट टू मतलब आरएमएस करंट हुआ ना। मतलब इस पॉइंट पे करंट कितना हो गया है? करंट उतना हो गया है जितना उसका आरएमएस है। तो जीरो से आरएमएस पहुंचने में उसको कितना टाइम लग गया? इतना टाइम लगा क्या ये वाला? इसलिए टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम जीरो टू इट्स आरएमएस वैल्यू, ये टाइम तुमको निकालना है। दिस टाइम वी नीड टू कैलकुलेट। समझा? ये क्वेश्चन का मीनिंग है। ठीक है, तो डायग्राम मैंने आपके नॉलेज के लिए बना दिया है, आपको चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए क्या कर रहे हो। डायग्राम को बनाना हो तो बना लेना, बाकी कंपलसरी नहीं है डायग्राम। इफ यू वांट यू ड्रॉ राइट नाउ, बनाना तो जल्दी बना लो। ये फाइंड आउट करना है हमको, ये चीज।
रिटन, ड्रॉन, सॉरी ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो जिसमें आपको बोला ना मैंने ये टाइम फाइंड करना है। सपोज ये जो टाइम है ना वो टी सेकेंड्स का है, टाइम इज टी सेकेंड, मतलब 0 से लेके टी सेकेंड्स में ये करंट अपने आरएमएस पे पहुंच गया, टाइम टी सेकेंड लगा है इसको। ठीक है, हाँ एक बात है, ये जो करंट है, करंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया है बराबर। तो एट एनी टाइम टी, सपोज टी टाइम पर जो करंट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम टी, that value is given by this formula, I think, right? Is it a formula for current at any time t? Current at any time t. So एक बात है, आपका जो ये टाइम जो फाइंड आउट करना है, जो टाइम आपको फाइंड करना है, उस टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी है? What's the value of current at that time? I0 by root 2. Is it a value of current? ना, this one is a value of current at the time t. तो यही करंट की वैल्यू इधर डाल दो ना। सपोज करंट इतना है, देखो करंट आप इतना डाल दो, सो करंट इतना है। आई थिंक ओमेगा को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू टी। सो टी इज अ टाइम जब करंट इतना है, I0 by root 2 है, तो हमको ये टी ही फाइंड आउट करना है ना। वी वांट टू फाइंड आउट दिस टी जब करंट इतना है, I0 by root 2 है। दिस इज कट कैंसिल। साइन ऑफ सम एंगल इज 1 by root 2, ये 1 by root 2 आ रहा है, देखो साइन ऑफ विच एंगल विल बी 1 by root 2? 45। मतलब ये जो है 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू टी, ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल मस्ट बी 45। 45 मतलब पाई बाय 4, 45 को पाई बाय 4 लिखना है, रेडियंस में लिखना चाहिए। पाई पाई गेट्स कैंसिल लाइक दिस। एनीबॉडी, ये फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। 50 इनटू 2 100, 100 t equals to 1 by 4, so t equal to 1 by 400 seconds। देखो कितना कम टाइम है, इतने छोटे टाइम में जो है ना वो करंट की जो वैल्यू है वो 0 से उसकी आरएमएस जो है आरएमएस तक पहुंच जाएगी 1 by 400 सेकेंड में। इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो, सो 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। हाँ, अभी किसी एक स्टूडेंट ने आंसर मैसेज किया, वो राइट है आंसर। 1/4 का वैल्यू ये होता है 0.25। इट्स अ वैल्यू ऑफ 1 by 4। 1/4 मतलब 0.25% डिवाइडेड बाय 100 और है ना, ये 00 है ना। सो आप इसको लिख सकते हो अल्टीमेटली 2.5 मिली सेकेंड्स टाइम। गॉट दिस? ठीक है, ठीक है, 2.5 मिली सेकेंड इज आंसर। ठीक है, वेरी क्लियर। Completed? Yes, sir. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो नाउ 2-3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए इस टाइप के। कुछ अगर एसी में अभी तक जो करा है उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम और न्यूमेरिकल्स तो नहीं करेंगे, इतना टाइम भी नहीं है। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है, थियरी पॉइंट, जिसमें मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन थियरी पॉइंट है, वो मैं आप थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, छोटा सा ही पॉइंट है काफी, वो मैं अभी समझा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है चोक कॉइल, या सिंपली चोक भी लिख सकते हैं, चोक। आप चलो एक हेडिंग डाल दो, ये चोक कॉइल, या इसको सिर्फ चोक भी बोल सकते हैं, चोक। ठीक है, अभी चोक क्या होता है? ठीक है, सी आपने अगर ट्यूबलाइट्स देखी है, अभी जो ट्यूबलाइट्स आती है ना वो पतली पतली वाली आती है, काफी थिन ट्यूबलाइट्स होती है। लेकिन पुराने टाइम में, मतलब पुराना ज्यादा पुराना भी नहीं, कुछ 5-7 साल पहले ही एक दूसरी ट्यूबलाइट्स आती है जिसमें बहुत मोटा मोटा बीच में एक मेटल का चोक लगा होता था। देखा है वो ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट के बीच में मोटा सा एक मेटल का चोक लगा होता है, आई थिंक देखा होगा। सपोज ऐसे ट्यूबलाइट होती थी, ये ट्यूबलाइट है, देखो ये
इधर बीच में एक मेटल का एक छोटा सा चोक लगा था ऐसे, ये हाँ सर बॉक्स टाइप इसी को ना। चोक बोलते हैं, दिस इज नोन एज चोक, इसी को चोक कहते हैं। ठीक है, इसको भी आज हमको इसको समझना है कि ये क्यों लगाया जाता है, मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, ये है क्या एक्चुअली, क्योंकि ये एसी सर्किट्स में ही आता है, दिस आल्सो कम्स अंडर एसी सर्किट्स। ठीक है, अमन कुमार बोल रहा है कि सर ये चोक खराब हो जाता है। नहीं, नया लेके आओगे तो क्यों खराब हो जाएगा, नया लेके आओ, अच्छी कंपनी का लेके आओ, क्यों खराब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसको चोक बोलते हैं। देखो अभी जो न्यू ट्यूबलाइट्स आती है ना, जिसमें आपको ये चोक नहीं दिखता है, न्यू ट्यूबलाइट उसमें भी चोक होता है, लेकिन बहुत हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है और अंदर होता है, तो दिखता नहीं है। होता है हर चोक हर ट्यूबलाइट में होता है। ठीक है, तो अब आज इसको चोक का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। देखो ये चोक पता है एक्चुअली में क्या होता है, दिस चोक इज एक्चुअली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो चोक है ना, दिस चोक इज एक्चुअली एन इंडक्टर। ठीक है, चोक एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर मतलब आपको ऐसे इमेजिन होना चाहिए ना। चोक कैसे बनता है पता है, इसके अंदर कॉपर की वायरिंग होती है, कॉपर की वायर को ऐसे ऐसे बांधा जाता है। यहाँ पर देखो आपको ऐसे कुछ टर्न्स ही दिख रहे हैं ना, यू कैन सी फ्यू टर्न्स, लेकिन एक्चुअली में इसमें हजारों टर्न्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स आर देयर। सो चोक इज एक्चुअली एन इंडक्टर लाइक दिस विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, हजारों टर्न्स होते हैं इसमें। किससे बना होता है, कॉपर का वायर होता है, और कॉपर की वायर के ऊपर वार्निश पेंट लगा होता है। मैंने जो आपको पहले बताया, वार्निश पेंट लगा होता है, विच इज इंसुलेटिंग पेंट, ऐसा। तो अभी लार्ज नंबर ऑफ टर्न से खास बात क्या होगी, अगर आपको याद है, ये देखो ये जो इंडक्टर है ना, हर इंडक्टर का अपना एक एल होता है। एल मतलब सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल। अगर आपको याद है, एल जो है ना, एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, याद है, EMI में बताया था, एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। तो एल जो है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। अगर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, तो इसका एल भी बहुत लार्ज होगा। एल जो है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन, एल बहुत हाई होता है। जिनको अभी याद नहीं आ रहा है सर नंबर ऑफ टर्न्स से एल कैसे हाई हो गया, तो याद करो, मैंने आपको EMI में जाओ, मैंने एल की फॉर्मूला भी बनाई है। एल की फॉर्मूला ये होती है म्यू0 n स्क्वायर a by l, ये बनाई है मैंने फॉर्मूला क्लास में। तो एल जो है ना, देखो ये एन पे डिपेंड करता है, एन इज द स्ट्रेट अवे नंबर ऑफ टर्न्स। सो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, स्क्वायर टाइम से एल बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स तुम डबल कर दोगे तो एल 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग है। तो एल काफी हाई होता है इसका। लेकिन ये जो इंडक्टर है, ये प्योर इंडक्टर नहीं होता है, नोबडी इज प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर आइडल चीज है, ये प्योर तो नहीं होगा। इसकी जो ये वायर है ना, इस इंडक्टर की जो वायर है, इस वायर में मटेरियल में रेजिस्टेंस तो होगा ना, इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, बट हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं कि रेजिस्टेंस काफी कम होता है। इट्स इंडक्टर ऑफ हाई वैल्यू ऑफ एल, बट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज वेरी लो। वायर ऐसे डिजाइन की जाती है कि रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर रेजिस्टेंस कैसे कम करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल बाई ए, याद है। तो एरिया को बढ़ा के रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, या ठीक है, ऐसे करके हम लोग रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस काफी लो होती है, एल बहुत हाई होता है। तो आपको डाउट आएगा कि इसका फिर यूज क्या है, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस चोक। बस वही 2 मिनट में बता देता हूं मैं। सी, आपकी जो ट्यूबलाइट होती है ना, ठीक है, ट्यूबलाइट के ऊपर हम लोग एसी वोल्टेज लगाते हैं। ट्यूबलाइट को जलाने के लिए हम लोग एसी वोल्टेज लगाते हैं। कितना, 220 वोल्ट RMS वैल्यू वाला एसी वोल्टेज हम लोग इसके ऊपर एसी वोल्टेज लगाते हैं। जितना, कितना, 220 वोल्ट। ट्यूबलाइट को हाई वोल्टेज लगता है, तभी वो स्टार्ट होती है, नहीं तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो वोल्टेज काफी हाई, अगर आप देखोगे 220 वोल्ट इज नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी बिग वोल्टेज, काफी हाई वोल्टेज है। ये हाई वोल्टेज लगाओगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें से हाई करंट भी फ्लो होगा। हाई वोल्टेज से करंट भी हाई फ्लो होगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूबलाइट में से हाई करंट फ्लो हुआ, कोई बात नहीं, चलो जाने दो। 220 वोल्ट लगाया तो भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इतना हाई करंट फ्लो करेंगे ना, तो ये जो पूरा सर्किट है, इस सर्किट में डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी होगी, वायर वगैरह की रेजिस्टेंस होगी, वायर में बहुत ज्यादा हीटिंग बन जाएगी। फिर देखो, ट्यूबलाइट को जलने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो हाई वोल्टेज मैंने लगा दिया। तो हाई वोल्टेज का
इससे क्या होगा, हाई करंट भी फ्लो होगा। हाई करंट से ट्यूबलाइट को कोई डैमेज नहीं होता है, वो चल जाएगा। ट्यूबलाइट तो गैस से बनी होती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वायर्स की जो रेजिस्टेंस होगी ना, दिस सर्किट मस्ट बी मेड अप ऑफ वायर्स। वायर्स की जो रेजिस्टेंस होती है, बाकी जो वायर्स है उसकी रेजिस्टेंस, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीटिंग बनेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चोक कॉइल कनेक्ट कर देते हैं। तो करंट जो है ना, करंट इस चोक कॉइल से भी पास होता है। अब चोक कॉइल की रेजिस्टेंस तो काफी कम है, ठीक है, तो उतनी हीटिंग तो नहीं बनेगी, लेकिन इसका एल बहुत हाई है। तो एल हाई होने की वजह से इसका एक्सएल भी हाई होता है। बिकॉज ऑफ हाई एल, एक्सएल इज ऑल्सो हाई, क्योंकि आपको याद होगा एक्सएल इज गिवन बाय ओमेगा इनटू एल। तो एल ज्यादा होने की वजह से एक्सएल ज्यादा होता है। एक बात, इज इट एक्सएल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑपोजिशन और नो? एक्सएल भी एक टाइप की ऑपोजिशन ही है। ऑपोजिशन ही है। हाँ, लेकिन ये रेजिस्टेंस से अलग होती है। इट इज नॉट लाइक अ रेजिस्टेंस, ये एक्सएल अलग होती है, इसका नाम रिएक्टेंस रखा हुआ है। तो एक्सएल हाई की वजह से पता है क्या होता है, जब एक्सएल हाई होता है ना, मतलब रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट सर्किट में ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, करंट को लिमिट कर देता है ये चोक। अब आप बोलेंगे सर एक्सएल हाई है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस हाई है। एक्सएल भी एक टाइप की रेजिस्टेंस है, हाँ बराबर है, एक्सएल एक टाइप की रेजिस्टेंस है, लेकिन एक्सएल में की वजह से हीट नहीं बनती है। हीट इज आर की वजह से बनती है। एक्सएल is no doubt, XL is also opposition to the current, but XL से हीट नहीं बनती है। इसमें बैक ईएमएफ बनेगी, बैक ईएमएफ से हीट नहीं बनती है, बैक ईएमएफ की वजह से हीट नहीं बनती है। खाली क्या होगा, ये जो आपका इंडक्टर है ना, ये जो चोक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ऐसे। एक्सेल, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हीट वगैरह आगे आएगा टॉपिक। खाली क्या रखो, एक्सेल की वजह से हीट नहीं बनती है। रेजिस्टेंस होगा ना तो हीट बनती है, एक्सेल से नहीं बनती है। तो चोक कॉइल की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द चोक कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट गेट इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन कौन सी रेजिस्टेंस, एक्सेल वाली रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। उससे क्या होता है, हीटिंग नहीं बनती है विदाउट प्रोड्यूसिंग हीटिंग, और करंट थोड़ा कम हो जाता है। तो करंट कम होने से आपको फायदा होता है, पावर वेस्टेज नहीं होता है इससे। तो चोक कॉइल इसलिए लगाई जाती है ताकि पावर का वेस्टेज ना हो, ठीक है। आज थोड़ा टाइम कम है, कल मैं इसको चलो और अगर नहीं समझा तो और क्लियर कर दूंगा कल, ठीक है। सो आज खाली इतना नोट कर लो, इट्स इंडक्टर विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स सो दैट इट्स एल इज हाई एंड आर इज वेरी लो। ये नोट कर लो खाली ये चीज, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है तो कल इसको और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ सर है। नहीं, कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखा आज में, हाँ तुमको डाउट है तो पूछो, बाकी जिन स्टूडेंट को जाना है जा सकते हैं, ठीक है। जिसको डाउट है भले रुको, ठीक है।